अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की होगी। यानी वो क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछते हैं, स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अब इसके नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पार्ट 1, तो उसका रीज़न ये है कि जरा लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं उन्हें छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर कवर करूँगा ताकि बहुत लंबी एक वीडियो ना हो। और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नीचे आप फर्दर क्वेश्चन जो है वो डाल सकें, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शामिल कर लूँगा। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जैसा कि आपको बताया कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा चैनल पे लेके चलता हूँ। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मैंने क्या कवर करवाया है, कितना कवर करवाया है, तो मैं वो थोड़ा सा बता दूं कि कौन से चैप्टर्स कंप्लीट है, कौन से चैप्टर्स इनकम्प्लीट, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसका एक लेक्चर नज़र आ रहा है, हमें इसके 2 लेक्चर नज़र आ रहे हैं। तो पहले ज़रा चलते हैं चैनल की। तो भाई ये आ गए हम चैनल पे, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये मैं आ गया हूँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर। अब देखिए इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको तकरीबन 5 तरह की, मेरे ख्याल में 5 या 6 तरह की प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी। एक प्लेलिस्ट वो है कि जिनके ऊपर ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की का जो है वो बुक का कवर लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हैं। दूसरी तरह की प्लेलिस्ट वो है जिनके ऊपर सेकेंड ईयर बायो का कवर लगा हुआ है, तो ये सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हैं। उसके बाद तीसरी तरह की ये है, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर MCAT लिखा हुआ है, इसके अंदर जो MCAT के पास पेपर्स हैं उनका बायोलॉजी सेक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। तकरीबन जितने भी पेपर हैं NTS के पुराने, डाव SMC के, MDC लियारी के जितने भी पेपर्स हैं, सारे बहुत पीछे तक नहीं गए हैं, 2009 तक मेरे ख्याल में कवर किए हैं। उससे पीछे जाने की भी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कोर्स थोड़ा सा चेंज भी था। तो उसके बायोलॉजी सेक्शन देयर आर अराउंड 86 वीडियोस। और इसका मैंने अब करना ये है कि पहले मैंने बनाई थी पार्ट्स के अंदर वीडियोस, अब मैं उन्हें मर्ज करूँगा। और फॉर एग्जांपल 2018 का जो पेपर है उसके कोई 5-6 वीडियोस हैं, तो उन्हें मैंने मर्ज किया है और कंबाइन करके मैं अब एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि जिसके अंदर सिर्फ एक वीडियो होगी, जिसके अंदर वो उस पेपर की बायो का पूरी एक्सप्लेनेशन होगी, यानी पार्ट्स के अंदर नहीं होगी। देन एक आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी जो कि रिव्यू बायोलॉजी के नाम से, इसके अंदर हम बहुत क्विकली देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या चीज़ MCAT के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक प्लेलिस्ट रेड स्पॉट बायोलॉजी की है, इसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस है जो रेड स्पॉट के हैं, यानी A लेवल के, इसमें से कभी कभार डायरेक्टली एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो उठाकर दे दिया जाता है। देन एक प्लेलिस्ट आपको एक्स्ट्रास के नाम से नज़र आएगी, इसमें इस तरह की वीडियोस होती हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली एजुकेशन से नहीं होता, बट कोई बातें शातें होती हैं, जैसे कि ये FAQ वाली वीडियो है। देन ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, ये मैंने स्टार्ट करवाया था, अभी तक एक वीडियो बनाई है, इसको मैंने कंप्लीट करवाना है, सिर्फ ये चैप्टर 10 मेनली। और एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट जो है वो है MD-CAT की। ये UHS के पास पेपर्स हैं। UHS बेसिकली जो पंजाब के अंदर MCAT का टेस्ट होता है, UHS कंडक्ट करवाती है, तो उसके पास पेपर्स के अंदर जो बायोलॉजी सेक्शन है ये वो एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर मैं आपसे लेक्चर्स की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से लेकर 8 किंगडम फंजाई तक। 9th जो है चैप्टर किंगडम प्लांटे, उसका अभी तक सिर्फ एक लेक्चर आया है। जो 10th चैप्टर है वो तकरीबन आधा हो चुका है। 11th चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हो चुका है। इसके बाद के 2-3 टॉपिक्स हैं वो मैंने अभी कवर नहीं करवाए। 12th चैप्टर जो है उसकी बॉटनी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, जो आपका न्यूट्रिशन वाला है। 13 चैप्टर की पुरानी वीडियोस हैं, ये मैंने सबसे पहली वीडियोस बनाई थी, ये बेसिकली मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए थी लॉकडाउन की वजह से, तो इसके अंदर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है 14 चैप्टर, तो 14 चैप्टर की भी मैंने कुछ रैंडम वीडियोस बनाई थी और फिर उसकी बॉटनी का मैंने अभी तक एक लेक्चर बनाया। तो इतना जो है ये फर्स्ट ईयर बायो कवर हुई है। बाकी भी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। सेकेंड ईयर बायो के अंदर अगर आएँ तो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। थर्ड चैप्टर जो है वो तकरीबन समझे कि 75% हो गया है, या समझे 60% हो गया है थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर अभी हमने बस स्टार्ट लिया था, 2-3 वीडियोज़ हैं उसकी रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में से, एनिमल वाले पार्ट में से। 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 6th चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, उसकी एक वीडियो रह गई है, बहुत बेकार सी थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी, वो मैं करवा दूंगा। 7th चैप्टर कंप्लीट है। 8th चैप्टर के कुछ रैंडम लेक्चर्स मौजूद हैं, 8 चैप्टर्स एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है मैंने। 9th चैप्टर जो है वो तकरीबन समझे आधा हो गया है। 10th मैंने नहीं पढ़ाया, 11, 12, 13 मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये है ओवरव्यू कि जो अभी तक इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आगे जाके मैंने करवाना ये है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कराने हैं, MCAT रिव्यू बायोलॉजी में सारे चैप्टर्स का रिव्यू देना है। इसके अलावा मैंने जो है केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाना है, UHS के और पास पेपर करवाने हैं, और KPK के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ETEA उनका टेस्ट होता है, मेडिकल का जिस तरह आपका MCAT का टेस्ट होता है, NTS कंडक्ट करवाता है, उसकी भी पास पेपर की बायोलॉजी मैंने एक्सप्लेन करनी है। तो दिस इज़ द ओवरव्यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वाई योर चैनल नेम इज़ नीम हकीम।
बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों एक सवाल पूछते हैं कि भाई आपका नाम तो अवैस अनवर है, तो आपने अपना चैनल का नाम जो है वो अपने नेम पर क्यों नहीं रखा। देखिए भाई, मैं एक फन लविंग आदमी हूँ, ठीक है, फ़न लविंग शख्स हूँ। तो मुझे जो है वो स्ट्रेट चीज़ें या सिंपल चीज़ें नहीं पसंद, मुझे उसमें कुछ ना कुछ फ़न चाहिए होता है। तो अपने नाम पे चैनल का नाम रखने में क्या तफरी आती। तो ये एक मुहावरा है उर्दू का कि नीम हकीम ख़तरा है जान, ठीक है। जिसके पास आधी नॉलेज होती है तो वो ऐसा हकीम जो है वो ख़तरा आपकी जान के लिए ख़तरा होता है, उससे इलाज नहीं करवाना चाहिए। तो चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स को भी लोग, मैं फ़िलहाल हाउस ऑफिसर हूँ, हाउस ऑफिसर को भी लोग यही समझते हैं कि इनके पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं होती तो इनसे इलाज नहीं करवाते, वो सीनियर डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं। तो इस को लिंक करके मैंने जो है वो अपने चैनल का नाम नीम हकीम रखा था। ना तो मेरा नाम नीम है और ना ही मैं कोई हकीम हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर, और ये सिर्फ एक फ़नी नेम है। और नाम में क्या रखा है, आपको मेनली जो आपका जो ताल्लुक़ है वो कंटेंट से है। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनका नाम बड़ा अच्छा है लेकिन उनके ऊपर कंटेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कंटेंट आपको समझ आ रहा है तो बस नाम जो है उसको छोड़ें, इट्स जस्ट अ फनी नेम। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस चैनल व्हेन देयर इज़ नथिंग इन इट फॉर यू। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो चैनल स्टार्ट करते हैं उनका मेन जो वो होता है गोल होता है वो अर्निंग होती है। आप में से जितने लोग भी आगे जाकर सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर कोई एजुकेशन चैनल बनाएंगे और उससे अर्निंग करेंगे, तो मैं पहले बता दूं कि आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। यूट्यूब जो चैनल, यूट्यूब जो एक प्लेटफॉर्म है, ये अर्निंग के हवाले से सिर्फ तब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है जब आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मेरी वीडियोज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, ठीक है। और इवन आपकी वीडियो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अगर आप सिर्फ एक कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आ जाती हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अब आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें अगर जो उन सबसे बेहतर हो, तब जाके लोग आपके चैनल की तरफ आएंगे और तब कहीं जाकर आपकी कोई अर्निंग हो सकेगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। देखिए, ये सारी बातें मुझे बता दें, और मैंने अर्निंग के लिए स्टार्ट नहीं किया था। बेसिकली मैं लॉकडाउन तक पढ़ा रहा था कोचिंग सेंटर में, और लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया, वैसे जब मैंने पढ़ाना, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था, अपने मेडिकल MBBS के 3rd ईयर से पढ़ाना शुरू किया था, तब से मेरा ये इरादा था कि मैं कोई ऑनलाइन चैनल बनाऊँगा अपना और अपने लेक्चर्स उसके ऊपर अपलोड करूँगा। बट चूँकि आपको पता है कि आप डेली रूटीन के अंदर यूनिवर्सिटी और कोचिंग के साथ साथ टाइम नहीं मिलता, तो मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये तो लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा बहुत टाइम मिला, और ना सिर्फ टाइम, स्पेस। ये मैंने बताया नहीं अब तक, मेरे पास, मेरे घर में, मेरा घर बहुत छोटा सा है तो वहाँ पे मेरे पास पर्सनल स्पेस नहीं है। मैं अपनी वीडियोस घर में नहीं बनाता, कहाँ बनाता हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, बट ये जगह जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी प्लेस है और ये मेरे पास से कभी भी जा सकती है, तो वो वीडियोज़ आना बंद हो जाएंगी। द पॉइंट इज़ कि लॉकडाउन की वजह से टाइम भी मिला, स्पेस भी मिल गई और रिसोर्स भी अरेंज हो गए। और जब भी जो है मैंने ये चैनल स्टार्ट कर लिया, मेरा जो बेसिक मकसद था वो ये था कि चूँकि मैं आगे अब हाउस जॉब आ रही है, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, तो बंदा बहुत बिजी हो जाता है, तो शायद मैं कोचिंग में ना पढ़ा सकूं। और टीचिंग मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा था कि मेरे पास जो नॉलेज है और मेरे पास जो पढ़ाने का तरीका है, मैं बस अपना तरीका या मैं अपना जो नॉलेज है उसे रिकॉर्ड कर दूं और रिकॉर्ड करके डाल दूं। मुझे पता था लोग नहीं देखेंगे, इवन मेरे दोस्तों ने भी कहा था, 2-3 दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि यार कोई नहीं देखेगा। उसका रीज़न ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा था कोई मसला नहीं है, मैं बस अपना काम करना चाह रहा हूँ कि मैं वीडियोस बनाकर डाल दूंगा, अगर कोई एक स्टूडेंट भी देख ले उसे फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना देखे कोई मसला नहीं है। अभी नहीं देखेगा कोई बाद में जाके देख लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, कोई 4-5 बच्चे देख लेंगे, शायद उन्हें कोई फ़ायदा हो जाए। वो लोग जो कोचिंग नहीं जाते शायद उन्हें कोई कुछ समझ आ जाए। तो मैंने बस इसलिए ये स्टार्ट किया था, बट अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। 5 मंथ्स के अंदर जो है वो 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए और दे आर इंक्रीजिंग पर डे, ठीक है, हर डे तकरीबन 50 प्लस के करीब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे पास आते हैं स्टैटिस्टिक्स, 40% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट दे वॉच माई वीडियोज़। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो मेरी बातों में और मेरे पढ़ाने के तरीके में तासीर रखी है। तो दिस इज़ द गोल। तो मेरा मेन मकसद कभी भी अर्निंग नहीं था इस चैनल से, क्योंकि मुझे पता था कि अर्निंग होती नहीं है, ठीक है। और जो लोग अर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं ना बनाएं, बिकॉज़ क्योंकि आपकी अर्निंग होगी नहीं और आप जो है वो उकता जाएंगे कुछ दिनों में। मैं 5 महीने से काम कर रहा हूँ एंड आई हैवंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। अभी तक मेरी जेब में 1 रुपया नहीं आया, ठीक है। इस चैनल के अंदर आए हुए हैं कुछ डॉलर्स आए हुए हैं, $100 से पहले आप नहीं निकाल सकते। सो देयर आर अराउंड $30, ठीक है अभी, बट वो भी एस्टिमेटेड है, उसमें से भी कटते हैं। बट द पॉइंट इज़, और मोनेटाइजेशन मेरी अभी ऑन हुई है,
तो द पॉइंट इज़ कि अर्निंग के हवाले से इवन आपके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हों, अर्निंग के हवाले से ये इतना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो लोग अर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं वो कोई और सोर्स ढूंढें। जो लोग पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, मेरा चूँकि शौक था तो मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। अगर आपका शौक नहीं होता, आप अर्निंग के लिए कर रहे होते, तो मैं कुछ दिनों में छोड़ देता ये काम। सो दिस इज़ द मेन आइडिया, दिस इज़ द मेन गोल जो मेरा था इस चैनल को बनाने के लिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाई डोंट यू टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बहुत आसान सी बात है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। देखें, आपको मेरी पढ़ाई हुई बायोलॉजी क्यों समझ आ रही है, उसके दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न्स में से पहला रीज़न ये है कि मैंने 5 साल MBBS के अंदर बायोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पढ़े, लेकिन इंसान पढ़ा है। तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर मेरा जो टॉपिक रहा है वो बायोलॉजी रहा है। ठीक है, ये पहला वो है। तो मेरे पास बायोलॉजी के हवाले से थोड़ी सी एक्सटेंसिव नॉलेज है, इंटर से ज़्यादा। सेकंड जो रीज़न है, जो आपको बायोलॉजी इतनी अच्छी समझ आ रही है, वो ये है कि मैंने 3 साल बायोलॉजी पढ़ाई है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो आपका इम्प्रूव होता जाता है। तो इन 3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिश हुआ है मेरा ये सब्जेक्ट। अगर मैं बिना पढ़ाए शायद आपको पढ़ा रहा होता तो आपको मेरे ख्याल में नहीं समझ आती बायोलॉजी। तो अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक शख्स अगर बायो पढ़ा सकता है तो वो फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता है, तो ये आपका गलत आइडिया है। इवन मुझे अगर आज कोई कहे किसी कोचिंग में बुलाकर के हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आपको सिर्फ ये एक सेक्शन पढ़ाना है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है सामने बैठा हुआ उसका टाइम ज़ाया हो, उसके पैसे ज़ाया हों। वो किसी बेहतर टीचर से पढ़ ले जिसको केमिस्ट्री के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, जिनका सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री हो, जो केमिस्ट्री पढ़ाते रहे हों। क्या मैं इस चैनल के ऊपर, तो इसलिए मैंने अब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया। क्या मैं इस चैनल के ऊपर इनमें से कुछ पढ़ाऊँगा? शायद, लेकिन पूरा का पूरा नहीं पढ़ा सकूंगा। मुझे जो टॉपिक समझ आएंगे केमिस्ट्री के, जो टॉपिक में ना सिर्फ समझ आएंगे बल्कि अगर मेरे पास कोई तरीका होगा बेहतर तरीके से समझाने का, आसान तरीके से, क्योंकि समझ आना इनफ नहीं है, एक्चुअली मुझे आपको समझाना है। तो समझाने के लिए पहले मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा, कुछ ऐसी एग्जांपल्स ढूंढनी होंगी जिससे मैं बेहतर कर सकूं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताना। तो अगर मुझे कोई कुछ टॉपिक समझ आ गए और फिर मैं आसान तरीके से समझा सका तो मैं ज़रूर बनाऊंगा लेक्चर, लेकिन वो तब होगा जब मैं बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी मेरे पास बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क है। फर्स्ट ईयर इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है, MCAT रिव्यू इनकम्प्लीट है, रेड स्पॉट इनकम्प्लीट है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड करनी है पहले। इसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स की तो नहीं, केमिस्ट्री की। शायद फिजिक्स की भी कुछ टॉपिक जो आसान लगे वो मैं पढ़ा दूँ, बट दिस इज़ द रीज़न कि मैं केमिस्ट्री, मैं बार बार बता चुका हूँ, बट स्टूडेंट बार बार यही क्वेश्चन सर आप कब स्टार्ट करें। वो जो सेकेंड ईयर का मैंने एक चैप्टर स्टार्ट करवाया है, उसका रीज़न ये है कि उसमें बायोलॉजी है, तो इस वजह से मैंने वो स्टार्ट करवाया है, वो भी अभी इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाई डू यू अपलोड ओनली फ्यू लेक्चर्स। ये बच्चे समझते हैं कि मेरे पास बड़े बनाए लेक्चर्स पड़े हुए सारे, फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी, और मैं जो है ना वो जानबूझ के रोज़ाना एक या दो लेक्चर्स डालता हूँ। देखो बेटा, मुझे डेली जो है ना वो लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। ये जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपको मिले हैं, मेरे पास इतने ही थे। मेरे पास जैसे ही लेक्चर बनता है कोई, मैं फ़ौरन अपलोड कर देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता, क्योंकि इवन आपने शायद नोटिस किया हो रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई ऑडियंस होती भी नहीं है, मैं तब भी लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रखा हुआ लेक्चर किसी काम का नहीं है, आपके पास चला जाएगा, कोई ना कोई देख लेगा, उसे फ़ायदा हो जाएगा। तो जितने लेक्चर्स मेरे पास थे मैं वो सब अपलोड कर चुका हूँ। जो लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए हैं इसका मतलब वो अभी बने ही नहीं हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि आप इतना स्लो क्यों लेक्चर्स बनाते हैं। तो बेटा उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिस तरीके से मैं लेक्चर बना रहा हूँ इस तरीके से टाइम बहुत लगता है। देखें, कैमरा पकड़ के बोर्ड के ऊपर पढ़ाना जो है ना बहुत आसान है, क्योंकि जिस वक्त आप कैमरा की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे ना, उस वक्त आपकी वीडियो तैयार होगी, आप फ़ौरन से अपलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें डबल टाइम लगता है। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। जो वीडियो आप देखते हैं ना 20 मिनट की, आप तो 20 मिनट के अंदर देख लेते हैं, वो 20 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो अगर मैंने एक दिन में 3 वीडियोस डाली हैं तो आपको लग रहा है कि सर ने हमें 1 घंटा दिया है, जबकि उस 3 वीडियोस को बनाने में मेरे तकरीबन 4 घंटे या 4.5 घंटे जो है वो सर्फ होते हैं। तरीका क्या है, मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं बुक से पढ़ाता हूँ। ये भी एक क्वेश्चन है कि मैं बुक से क्यों पढ़ाता हूँ, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने देखा होगा कि मैं बुक से पढ़ाता हूँ तो पहले बुक की पिक्चर लेनी पड़ती है, उसके बाद उसे स्कैन करना पड़ता है। स्कैन मतलब जो ब्लैक एंड वाइट के अंदर आ जाता है। उसके बाद मुझे उसे मोबाइल से शिफ्ट करना पड़ता है, किसके अंदर, लैपटॉप के अंदर। उसके बाद मुझे हर पेज को काटना पड़ता है। आपने देखा होगा मैं पूरा पेज नहीं पढ़ाता क्योंकि नज़र नहीं आएगा, तो मैं क्रॉप करता हूँ, उस क्रॉप करने में भी टाइम लगता है। उसके बाद मुझे उन तमाम की एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मुझे उसे रीड करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो भी पेज होता है सामने उसके ऊपर हाइलाइटर यूज़ हुआ होता है, तो वो हाईलाइट मैं लेक्चर बनाने से पहले करता हूँ कि मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है।
हाईलाइट करने के बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अब ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं जो भी इस काम स्क्रीन पे कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा। तो अगर सपोज़ कर लें 20 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट तक तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, और जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा स्टॉप करूँगा, अब वो डायरेक्टली वीडियो की फॉर्म में नहीं आएगा, अब उसे मुझे वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें फर्दर 20 से 30 मिनट लगेंगे। ये पूरा प्रोसेस, अच्छा इसके बाद भी वीडियो आ गई, उसके बाद अपलोड करने में भी टाइम लगता है यूट्यूब के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर कर एक वीडियो आप तक पहुँचती है। तो आप जो मज़े से 20 मिनट की वीडियो देखते हैं उसके अंदर तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा तक लग जाता है उसे जो है वो बनाने में। तो इस वजह से कम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते हैं, बट इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कवर करवा चुका हूँ इतने छोटे से टाइम के अंदर। इसका मतलब ये है कि आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो भाई गुस्सा नहीं किया करो, बहुत सारे बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों गुस्सा करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई सर हमारा जो है वो टेस्ट सर पे खड़ा हुआ है और आप जो है वो लेक्चर्स नहीं बना रहे। तो बेटा देखो, सपोज़ कर लो कि मैं चैनल बनाता ही नहीं, तो तुम कहाँ से करते तैयारी? खुद से करते ना। या अगर मैंने चैनल बना भी लिया था और तुम्हें मेरा चैनल नहीं मिलता तब भी तुम खुद से करते तैयारी। तो अगर मेरे चैनल से तुम्हें एक वीडियो भी मिल गई है ऐसी जो तुम्हें पहले नहीं समझ आ रहा था, तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें कोई एक टॉपिक जो है वो बेहतर समझ आ गया, जबकि मैं तो बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके बाद तुम्हारा शिकवा करना बनता नहीं है। शिकवा तो दूर की बात, लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, सर आप हमारी बात नहीं सुनते और मैं कब से बोल रहा हूँ और आप बना नहीं रहे मेरा लेक्चर। तो बेटा रिक्वेस्ट करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, हर किसी की अपनी रिक्वेस्ट होती है, हर किसी का अपना टॉपिक है, हर कोई डिफरेंट चैप्टर पढ़ना चाहता है, डिफरेंट टॉपिक पढ़ना चाहता है। तो आई एम डूइंग व्हाट आई कैन, ठीक है, जितना मेरे बस में वो मैं कर रहा हूँ। और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो किसी की इंसल्ट करे, यूजुअली ना मैं गुस्सा करता हूँ, ठीक है। शायद मैंने कभी किसी को हार्श रिप्लाई दे दिया हो, एक बंदा था जिसे मैंने थोड़ा सा हार्श रिप्लाई दे दिया था, बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट द पॉइंट इज़ के मेरी भी कोई जो है वो लिमिट है। बट खैर आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, ठीक है, मैं अपने हिसाब से काम करता रहूँगा। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा मेरा, या जिन लोगों को जल्दी जल्दी लेक्चर्स चाहिए, वो किसी और चैनल पे चले जाएं यार, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, और मैं अपनी डेली रूटीन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए लेक्चर्स बनाना। सो दैट इज़ वाई देयर आर ओनली फ्यू लेक्चर्स जो कि अपलोड होते हैं। खैर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू मेक रैंडम लेक्चर्स। अच्छा, इससे बड़ा लोगों को मसला है कि मैं जो है वो एक चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ, फिर मैं जो है वो दूसरे चैप्टर पे चला जाता हूँ, फिर मैं तीसरे चैप्टर पे चला जाता हूँ, या मैं चैप्टर के बीच में से कोई लेक्चर उठा लेता हूँ। तो भाई देखो, ये मूड डिपेंडेंट होता है, मैंने पहले भी बताया ये, कई बार आपका एक टॉपिक पढ़ाने का मूड नहीं होता। जैसे कि मैंने स्केलेटल मसल वाला टॉपिक बहुत बाद में पढ़ाया है, मैंने आधा चैप्टर पहले पढ़ा दिया था, फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले स्केलेटल मसल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवाया सेकेंड ईयर का। तो ये इसलिए होता है कि कई बार मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं कोई ऐसा लेक्चर देख लेता हूँ जो छोटे टाइम के अंदर हो जाएगा। कई बार मेरा मूड इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं कोई ऐसा लेक्चर देता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो, तो मैं इजीली कवर करवा सकूँ। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करवाया, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा सीधा बताने वाली बातें हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ये कवर करवा रहा था। तो ये मूड के ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेक्चर बनाना है। इन दी एंड सारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे जल्द। देखें, मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी ये कवर करवाऊँगा, और ना ही मैंने ये सोचा था कि बच्चों के MCAT से पहले मैं सारे लेक्चर कवर करवा दूँगा। तो ये मेरा एम था ही नहीं कभी, और ये पॉसिबल भी नहीं है। आपको पता है पूरी की पूरी बुक है, 2 बुक्स हैं, और इन्हें कवर करवाना, कम्प्लीटली कवर करवाना इतना ईजी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है, आई हैव डन अ गुड जॉब। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो कवर करवा दिए हैं, तकरीबन 50% तक का काम मैं कवर करवा चुका हूँ। तो इन केस अगर तुम्हारे कुछ टॉपिक्स रह भी जाते हैं, कुछ चैप्टर्स रह भी जाते हैं MCAT से पहले, तो कोई मसला नहीं है यार, जितने टॉपिक तुमने कर लिए वो तुम्हारे लिए बोनस है। अगर मैं नहीं होता तो तुम खुद से करते, तो शायद ये वाले टॉपिक भी तुम खुद से करते जो तुमने मेरे लेक्चर से कर लिए हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, जितना कर चुके उतना गुड है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और यह है कि जो भी लेक्चर आ रहा है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तो अभी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो एग्ज़ाम बहुत दूर है। तो उन्हें अगर रैंडम लेक्चर्स मिल रहे हैं तो वो इंतज़ार करें जब उनका। और दूसरी बात यह है कि देखें, फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये समझ आता है कि जो शुरू के चैप्टर्स हैं ना, तकरीबन 4 चैप्टर्स, 4 या 5 चैप्टर्स, वो हैं लिंक्ड। लिंक का मतलब यह है कि जब तक आपने पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आपको आगे वाला समझ नहीं आएगा। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना, वो कोई लिंक्ड नहीं है, हर चैप्टर डिफरेंट है। तो अगर आप नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ आ जाता है। इवन सेकंड ईयर के अंदर तो सारे चैप्टर्स ही तकरीबन इंडिपेंडेंट हैं, सिवाय वो 6, 7, 8 के, जिसके अंदर DNA और माइटोसिस, मियोसिस और जेनेटिक्स वाले चैप्टर हैं, ये थोड़े से लिंक्ड हैं। अदरवाइज हर चैप्टर डिफरेंट है। तो अगर मैं रैंडम भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो आपको वो समझ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछला ना पढ़ा तो आपको नहीं समझ आएगा।
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी ने कोई भाई जो हैं वो इतने वो थे कि उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपकी एज क्या है, मैरिड हो या नहीं, भाई बहन कितने हैं। भाई इतनी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपना दे चुका हूँ कि मेरी एज 24 है, अभी 23 है, 24 हो जाएगी अभी सितंबर के अंदर, 29 सितंबर को। दूसरा ये है कि मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, हाउस ऑफिसर हूँ अभी, यानी मैं अभी ग्रेजुएट हुआ इसी साल, और अभी जो इंटर्नशिप होती है वो चल रही है मेरी। स्पेशलाइजेशन अभी मैंने सोचा नहीं है मैं किस में करूँगा। इसके अलावा घर की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा भाई, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। और ठीक है भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक वीडियो है इंट्रोडक्शन के नाम से, वो देख लो, और उसमें मैंने सब कुछ बताया कि मैंने किन किन कॉलेजेस से पढ़ा है, किन कॉलेज से पढ़ा है, किन कोचिंग से पढ़ा है, किन कोचिंग्स में पढ़ा है, किस इंस्टीट्यूट से तैयारी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ है। इवन उसके अंदर मेरी परसेंटेजेस भी मौजूद है, जो 9th की, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और जो एंट्री टेस्ट के मेरे जो मेरिट नंबर थे वो सब मौजूद है उसके अंदर। ओके, विल यू एवर हाइड द लेक्चर्स? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपेरेंटली कोई चैनल था कि जिसने अपने लेक्चर्स जो है वो हाइड कर लिए और फिर बच्चों से कहा कि भैया पे करो तो हम जो है वो तुम्हें लेक्चर्स देंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो मेन वो है गोल जो था वो अर्निंग नहीं था। ठीक है, जब आपका मेन गोल अर्निंग था ही नहीं तो मुझे जो है मैं जो है वो कभी लेक्चर्स हाइड नहीं करूँगा। हाँ, मैंने देखिए, मैं ये भी मेरा मानना है कि जिस भी चैनल ने लेक्चर्स हाइड किए उसे लेक्चर्स हाइड नहीं करने चाहिए थे, बल्कि उसे एक ऑप्शन देना चाहिए था। वो ऑप्शन ये था कि अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है और जो कोई भी अकाउंट नंबर है वो दे देता स्टूडेंट्स को, और कहता कि भाई वो लोग जो कि पे कर सकते हैं, वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, अता किया है, और ख़ुशी से अगर वो पे करना चाहें, जो भी पे करना चाहें, 10 रुपये पे करना चाहें, 100 रुपये पे करना चाहें, 1000 रुपये, उनकी मर्ज़ी है, तो वो पे कर दें। तो इससे होता ये कि वो लोग जो पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो उन्हें प्रॉब्लम ना होती, ठीक है, उनसे लेक्चर्स ना जाते। तो मैंने यही किया है। अगर आप मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शन के अंदर जाएंगे, मैं दिखाता हूँ, तो ये चैनल है, इसके अंदर ये अबाउट सेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के अलावा ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और ये मेरा इजी पैसा अकाउंट नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन दिया है उन लोगों को कि जो लोग ख़ुद से पे करना चाहते हैं, खुशी से पे करना चाहते हैं कि मेरे एफर्ट्स के लिए, तो वो पे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि लेक्चर्स कभी हाइड नहीं होंगे। लेक्चर्स हाइड नहीं होंगे तो उन लोगों से कभी दूर नहीं जाएंगे कि जो लोग पे नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैंने इसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये सदका खैरात नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ फ़ी, क्योंकि सदका खैरात के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं आपसे कोई चैरिटी या डोनेशन की बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपनी खुशी से पे कर, जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको बायो पढ़ाई जाती है, तो उस बायो के लिए आप कोई फ़ी पे करते हैं। यहाँ पर भी आपको बायो पढ़ाई जा रही है, तो जो लोग समझते हैं कि भाई हम वहाँ भी पे करते हैं लेकिन हमने वहाँ नहीं पढ़ी, हम यहाँ पे करना चाहते, तो ये उनके लिए ऑप्शन है। दूसरों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग नहीं पे करना चाहते, जो लोग एलिजिबल, जो लोग जिन लोगों के पास है भी और वो नहीं पे करना चाहते, कोई मसला नहीं है। दीज लेक्चर्स आर फ्री। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और इससे ये होगा कि मैं कभी हाइड नहीं करूँगा लेक्चर्स, बल्कि मैं और ऐड करता जाऊँगा ताकि वो लोग जिनके पास कोई और सोर्स नहीं है तो वो यहाँ से लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर सकें। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आई विल नेवर हाइड माई लेक्चर्स, बल्कि मैं मेरी कोशिश तो ये है कि मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लूँ और मैं वो भी पढ़ा दूँ। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आती होती तो मैं वो भी पढ़ा देता, अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं वो भी पढ़ा देता। एक तो टाइम का इशू है मेरे पास, अदरवाइज़ तो मेरे प्लान्स जो हैं वो बहुत आगे के थे, बट खैर अल्लाह तौफीक दे। बाकी लोग, आप लोग जो हैं वो दुआ में याद रखा करें मुझे, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ किया करें, दैट इज़ इनफ। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, विच नोट्स आर बेस्ट फॉर इंटरमीडिएट। अब ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कौन से नोट्स जो हैं हम लर्निंग के लिए लें, कौन से नोट्स जो हैं वो याद करने के लिए लें। देखिए भाई, बहुत आसान सी बात है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भाई आपने किस नोट से पढ़ा था, हम वही ले लेंगे। देखो बेटा, बात सुनो, मेरी मेंटालिटी और तुम्हारी मेंटालिटी डिफरेंट है। हो सकता है कि मैं डम था, तुम जीनियस हो, तो अगर मुझे कोई नोट्स पसंद आ रहे हो सकते हैं तुम्हें वो नोट्स पसंद ना आए। इसका तरीका क्या होता है, नोट सिलेक्शन का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आप डिफरेंट नोट्स पढ़ कर देखते हैं। अब आप कैसे पढ़ेंगे डिफरेंट नोट्स? तो देखें, जो टॉपिक आपको समझ आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ ना, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं तो आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप कोई नोट्स लें और वो वाला टॉपिक जो आपको बहुत अच्छा समझ आ गया है वो टॉपिक उससे पढ़ के देखें। एक टॉपिक नहीं, 10-12 टॉपिक पढ़ के देखें। फिर आप दूसरे नोट्स उठाएं, वही टॉपिक उनसे पढ़ के देखें। फिर आप तीसरे नोट्स उठाएं, वही टॉपिक उनसे पढ़ के देखें। फिर आप चौथे नोट्स उठाएं, वही टॉपिक उनसे पढ़ के देखें, और आप कंपेयर करें कि कहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है। जिस नोट्स के अंदर ज़्यादातर टॉपिक आपको अच्छे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो नोट्स आप ले लें। ठीक है, ये तरीका होता है। अब कहाँ से हासिल करें ये तमाम नोट्स? तो बेटा अब तो बहुत आसान है।
आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर डिफरेंट पीपल जो कि डिफरेंट स्टूडेंट जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं, उनसे कहें कि भाई फ़लाँ, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, इवन मेरा जो ग्रुप है नीम हकीम के नाम से, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर एक दूसरे से पूछें कि भाई कौन किस कोचिंग के अंदर है, हमें वहाँ के फ़लाँ टॉपिक की पिक्चर दे दो। एक बार आपके पास पिक्चर आ जाए तो आप टॉपिक पढ़ लें, पढ़ने के बाद कंपेयर कर लें, फिर दूसरे बच्चे से कहें कि भाई इस टॉपिक की पिक्चर इस नोट से दे दो। तमाम नोट से पढ़ने के बाद जब आपको एक नोट समझ आ जाए तो फिर वो जाकर ख़रीद लें और उससे अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो ये तरीका होता है नोट सिलेक्शन का। अच्छा, बहुत सारे जो थीटे होते हैं, जो मेरा कॉलेज था आदम जी कॉलेज, वहाँ के बच्चे तो ये करते थे कि 3-4 नोट्स लेते थे प्लस बुक सामने रखते थे और सबसे पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में कोई एक आंसर बनाते थे। तो इससे ये होता है कि आपका आंसर जो है ना वो किसी नोट से मैच नहीं करता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इससे भी फ़र्क पड़ता है कि रिपीटिशन नहीं होती, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, मैं तो कभी नहीं करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है। मेरे पास अगर इतना टाइम हो तो मैं कोई मूवी देख लूँ, ठीक है, तो मैं कोई बने बनाए नोट्स लूँगा, ठीक है, और उससे मैं याद करूँगा जो आंसर है। ठीक है, मेरे पास अपनी, अगर मैंने समझा हुआ टॉपिक तो मैं थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में लिख सकता हूँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कोई नोट्स नहीं लेते और कहीं से आंसर याद भी नहीं करते। वो समझते हैं कि उन्होंने जो टॉपिक समझा हुआ है ना, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होती है, वो समझते हैं कि हम अपने अल्फाज में लिख लेंगे। देखें, ये मैंने अपने पिछले एक साल जब मैंने पढ़ाया था अपनी टीचिंग के, उसमें मैंने देखा था एक स्टूडेंट की कॉपी मैंने देखी थी, अच्छा पढ़ने वाली थी, अच्छा समझती थी टॉपिक को, लेकिन उसका जब आप आंसर पढ़ेंगे ना तो वो बिज़ार होता है। बिज़ार का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कोई और बात लिखी हुई है, फिर उसके बाद कोई और बात लिखी हुई है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसने जो समझा हुआ है वो उसमें समझा हुआ है, डिफरेंट पीसेस के अंदर समझा हुआ है। ठीक है, एक बात समझी हुई है, फिर दूसरी बात समझी हुई है। जब आप आंसर लिखते हैं ना तो आप उन पीसेस को इस तरह से अरेंज करते हैं, अपनी नॉलेज को इस तरह से अरेंज करते हैं कि पढ़ने वाले को एक फ़्लो महसूस हो, कि बात एक फ़्लो के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ए लिखा पहले, उसके बाद डी लिख दिया, फिर बीच में बी लगा रहे हैं, फिर आगे सी लगा रहे हैं, इस तरह नहीं होता। आप सीक्वेंस में लिखते हैं, जो बात पहले करनी है फिर जो बात बाद में करनी है। ये बातें नोट्स के अंदर ऑलरेडी सीक्वेंस में मौजूद होती हैं। तो अगर आप अपने नोट्स ही बना रहे हैं तो पहले उन्हें बनाएं, फिर वहीं से याद करें। ये नहीं कि ऐसे ही चले गए मुंह उठा के एग्जाम के अंदर और वहाँ जाके रैंडमली कुछ भी लिख कर आ गए अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो नोट्स से याद करना या अपने नोट्स बनाकर या रट्टा लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा लगाना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो आंसर होता है वो एक फ़्लो के अंदर होता है। रट्टा लगाएं लेकिन समझने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस समझ लिया और आप जो है वो समझ रहे हैं कि मैं खुद ब खुद जाके लिख लूँगा। आप लिख लेंगे आंसर, बट वो बहुत बिजार होगा, कोई सेंटेंस आगे होगा, कोई सेंटेंस पीछे होगा, आंसर फ्लो में नहीं होगा और पढ़ने वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये हो गया नोट्स के बारे में। अब आ जाते हैं कोचिंग कौन सा जो है वो बेस्ट है और एमकैट के लिए इंस्टीट्यूट कौन सा बेस्ट है। देखिए भाई, ना तो कोई कोचिंग बेस्ट है और ना कोई एमकैट इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कोई भी इदारा बेस्ट नहीं होता। आप ये पूछ सकते हैं कौन सा बेटर है। बेस्ट अगर कोई होता तो इसका मतलब वहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता, कोई ऐसा कोचिंग नहीं होता कि जिसकी हर चीज़ अच्छी हो, कुछ ना कुछ फ्लॉ हर इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। आप सिलेक्ट कैसे करें, तो पहले कोचिंग की बात करते हैं, बल्कि कोचिंग या इंस्टीट्यूट दोनों की बात करते हैं। देखें, बहुत सारे क्या हम लोग अब तक जो एडमिशन लेते आए हैं वो इस बेसिस पे लेते आए हैं कि किस कोचिंग का या किस इंस्टीट्यूट का नाम है। तो जिसका नाम हम सुनते हैं कि भाई वहाँ से जो है वो पोजीशन आती है या वहाँ से जो है वो इतने बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो हम वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मशहूर कोचिंग के आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे मशहूर इंस्टीट्यूट, एमकैट के इंस्टीट्यूट के आपने नाम सुने होंगे, तो बच्चे वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। और जब एडमिशन ले लेते हैं तब जाके पता लगता है कि भाई ये तो ऊँचे क्या होता है भाई, वो ऊँचा नाम और फीका पकवान, ऊँची दुकान, पता नहीं क्या ना कि मुहावरा है। तो ये वाला सीन हो जाता है। देखिए भाई, जो भी कोचिंग का नाम हुआ है ना, या जो भी इंस्टीट्यूट का नाम हुआ है, वो हुआ है टीचर्स की वजह से। आपका जो ताल्लुक रहेगा वो भी किसके साथ रहेगा, टीचर्स की वजह से। तो आपको मैनेजमेंट से कख लेना देना नहीं है, आपको लेना देना पूरा साल किससे होगा, टीचर से। वो टीचर होगा जो आपको आकर सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। तो तरीका ये होना चाहिए कि आप जिस भी कोचिंग के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले वहाँ जाएं। वहाँ जाकर उनसे ये पूछें कि भाई मैं जिस सेक्शन में जाऊँगा, मुझे जिस सेक्शन में डाला जाएगा, उसके टीचर्स के मुझे नाम बता दें, और नाम के साथ साथ उनकी पिक्चर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको पिक्चर मिल गई, आपको अपनी फैकल्टी पता लग गई कि मुझे फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, बायो कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, सारे टीचर्स को आपको नाम भी पता लग गया, उनकी तस्वीर भी है। अब आप क्या करें, किसी फेसबुक ग्रुप के अंदर या तो ग्रुप बना लें इसका टीचर्स रिव्यू के नाम से, या ऑलरेडी जो एजुकेशन के ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर जाकर उस टीचर की पिक्चर अपलोड करें या उनका नाम पता करें, नाम अपलोड करें और पूछें कि भाई अगर कोई स्टूडेंट इनका रहा है तो मुझे बताएं कि भाई ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत सारे रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं इसका मतलब वो टीचर अच्छा है। अगर आपको रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिल रहे इसका मतलब उस टीचर के अंदर कोई फ्लॉ है। तो भले इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट सुन रहे होंगे कि आप बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिस टीचर की वजह से वो इंस्टीट्यूट बेहतरीन बना था
वो टीचर हो सकता है ना हो, क्योंकि टीचर शफल होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपको हज़ारों साल के बाद भी टीचर वही मिलेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ सालों में टीचर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो टीचर उस इंस्टीट्यूट को उस मकाम तक लेकर गए हों कि उसका नाम बना हो मार्केट में, अब वो टीचर हो ही नहीं वहाँ पे। आप जा रहे थे नाम की वजह से, वो नाम जिस टीचर की वजह से था वो टीचर था ही नहीं। या इवन ऐसा भी होता है कि जिस टीचर की वजह से नाम है वो टीचर ए सेक्शन को पढ़ा रहा है, आपको उठाकर डाल दिया सी सेक्शन के अंदर, क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो आपको ये पता करना है कि आपको कौन पढ़ाएगा। फैकल्टी का नाम पता लग गया आपको, उसके बाद आप रिव्यूज़ लें, फेसबुक के ऊपर रिव्यूज़ लें, सोशल मीडिया के ऊपर रिव्यूज़ लें कि भाई इस टीचर के बारे में बता दें कैसे टीचर हैं। अब अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आपको एक कोचिंग के 4 टीचर्स के रिव्यू अच्छे मिल रहे हैं, तो अभी आपके ऊपर है कि या तो 4 सब्जेक्ट पढ़ लें, 2 सब्जेक्ट ना पढ़ें, या 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके अंदर जो करंटली टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको उनके रिव्यू मिल रहे हैं कि भाई वहाँ के 6 में से कोई 2 टीचर्स अच्छे हैं सिर्फ, तो अब जाहिर सी बात है अब आप इस कोचिंग में तो एडमिशन नहीं लेंगे, या अगर लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लें, बाकी 4 सब्जेक्ट फिर आप कहीं और से कवर करें। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप कोचिंग या कोई भी एमकेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एमकेट के हवाले से जाते हैं नामवर इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ जाके पता लगता है उन्हें कि भाई यहाँ तो या तो वो टीचर ही नहीं है जिनकी वजह से ये इंस्टीट्यूट मशहूर है, या वो टीचर हैं लेकिन जो है वो उतने अच्छे नहीं है, सिर्फ नाम जो है वो इसका है क्योंकि वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट जाते थे तो वो खुद ब खुद आगे चले जाते। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊँगा, कवर करूँगा। नाउ डू वी नीड कोचिंग आफ्टर योर चैनल? देखिए बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मेरा चैनल जो है ना वो कोचिंग की रिप्लेसमेंट है। ये कोचिंग की रिप्लेसमेंट नहीं है। कोचिंग के अंदर एक तो आपके पास टीचर जो है वो अवेलेबल होता है सामने से क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। मैं जो है वो अब क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता, उसका रीज़न ये कि देयर आर सो मैनी कमेंट्स, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैसेजेस मेरे अपने मैसेंजर के ऊपर, प्राइवेट मैसेंजर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, ग्रुप के अंदर पोस्ट आती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कुछ बच्चों के पास है, उन वहाँ पर मैसेजेस आते हैं। सो बहुत बिजी लाइफ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब जो है वो दे दूँ, बट कई बार डिले हो जाता है, ठीक है। तो कोचिंग के अंदर एक तो आपके पास अपना पर्सनल टीचर होता है जो कि कुछ बच्चों के लिए होता है, तो आपके पास वो टीचर अवेलेबल होता है जिससे आप फिजिकली जाकर पूछ सकते हैं। सेकंड, कोचिंग के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर रेगुलर टेस्ट होते हैं। मैं जो है वो इस चैनल के ऊपर कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करने वाला बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो रेगुलर टेस्ट होते हैं जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है, फाइनल पेपर्स होते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, फिर आप दूसरे बच्चों के साथ होते हैं तो एक कम्युनिकेशन होता है, दूसरे बच्चों के साथ होते हैं तो आपको एक कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा होता है कि कैसे स्टूडेंट है। तो मेरा जो चैनल है ये रिप्लेसमेंट नहीं है कोचिंग की। हाँ, वो बच्चे जो कोचिंग कभी जाते ही नहीं थे, ठीक है, या जाना चाहते ही नहीं थे, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो बच्चे हैं जो कोचिंग पढ़ते आए हैं, जिन्हें कोचिंग की आदत है, तो वो जाएं, ज़रूर कोचिंग जाएं, वहाँ से पढ़ें। ये चैनल जो है ये समझे रिव्यू के लिए। सपोज़ कर लें आपको कोचिंग में कोई बात समझ नहीं आई, तो हो सकता है यहाँ से समझ आ जाए, या हो सकता है कि आप उस दिन नहीं गए हो, वो लेक्चर मिस हो गया, तो वो लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, या टीचर ने पढ़ा दिया, अब उनके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चैनल इस चीज़ के लिए है। ठीक है भाई, फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह कवर करेंगे।